मुंबई की हलचल भरी सड़कों के बीच एक कमरे में घना अंधेरा पसरा हुआ था। बस एक स्क्रीन की रोशनी पूरे कमरे में झिलमिला रही थी। यूट्यूबर अश्विन शेखर अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। बाहर बारिश गिर रही थी और खिड़की पर टपकती बूंदें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी यूट्यूब चैनल भूतों का बुलावा पर लाखों सब्सक्राइबर थे और वो इंडिया की सबसे डरावनी और कम एक्सप्लोर्ड जगहों पर जाकर सच्चाई सामने लाने के लिए जाना जाता था। लेकिन अब उसे कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने ना दिखाया हो। उसी वक्त उसके इनबॉक्स में एक ईमेल चमका। विषय: क्या आप तैयार हैं? कालद्वीप आपका इंतजार कर रहा है। भेजने वाला: unknownsender@darkmail.net। ईमेल बेहद संक्षिप्त था। आप जो खोज रहे हैं वो समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे कालद्वीप कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में बसी एक वीरान भूमि जहां अतीत अब भी जीवित है। लेकिन सावधान, जो वहां गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया। यदि हिम्मत हो तो नीचे दिए लोकेशन को देखिए। नीचे एक गूगल मैप लिंक था। अश्विन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत लोकेशन को गूगल मैप पर चेक करता है और वाकई समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, सिर्फ एक धुंधला नक्शा और एक लाल पिन। इतना परफेक्ट मटेरियल तो मैं महीनों से ढूंढ रहा था, अश्विन बड़बड़ाया। उसने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया। नीलिमा, जो उसकी कैमरा ऑपरेटर और रिसर्चर थी, और विक्रम, साउंड इंजीनियर। तैयार हो जाओ, इस बार डर हमें नहीं, हम डर को डराएंगे। 3 दिन बाद कोलकाता पोर्ट। वो तीनों वहां पहुंच चुके थे। एक लोकल नाविक, बूढ़ा जयगोपाल, जो उन्हें कालद्वीप ले जाने के लिए तैयार हुआ था, बस एक शर्त पर: 1 रात से ज्यादा मत रुकना और जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। वो सब हंसते हैं। हम प्रोफेशनल हैं बाबा, हमें ये सब डराने से कुछ नहीं होता। जयगोपाल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी। डराना मेरा काम नहीं है, बताना था। अब जो हो वो तुम्हारी किस्मत। नाव पर बैठे हुए समुद्र के बीच वो टापू धीरे धीरे पास आता जा रहा था। धुंध से घिरा, काले नारियल के पेड़ और चुप्पी में डूबा हुआ वो द्वीप किसी अनदेखी दुनिया का हिस्सा लग रहा था। अश्विन कैमरा चालू करता है और बोलता है, दोस्तों, आज हम पहुंचने वाले हैं भारत की सबसे रहस्यमयी जगह, कालद्वीप। यहां से जो भी रिकॉर्ड होगा वो पहली और शायद आखिरी बार होगा। बैकग्राउंड में हल्की सी मृत आत्माओं जैसी सिसकी रिकॉर्ड होती है, लेकिन टीम में से कोई भी नोटिस नहीं करता। जैसे ही नाव किनारे लगती है, एक ठंडी लहर सी शरीर से गुजरती है। नीलिमा अचानक कंपकपा जाती है। क्या हुआ? अश्विन पूछता है। नीलिमा धीमे स्वर में कहती है, किसी ने अभी मेरी पीठ पर हाथ रखा था, पर पीछे कोई नहीं था। कालद्वीप का किनारा अब और करीब आ रहा था। पानी में नाव की हलचल के साथ साथ हवा में एक अजीब सी गंध भर गई थी। नमी, जलता हुआ कुछ, और जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ कपड़ा कई सालों से जमीन में दबा हो। नीलिमा अभी भी थोड़ी असहज थी, लेकिन कैमरे में मुस्कुरा रही थी। शायद समुद्र की हवा है, उसने खुद को समझाया। अश्विन कैमरा ऑन रखे हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। दोस्तों, हम अब भारत की सबसे रहस्यमय जगह के करीब पहुंच चुके हैं। चारों तरफ पानी है, लेकिन ये टापू कुछ और ही है। आपको ये देखना होगा। हर वो चीज जो किताबों में नहीं है, वो शायद यही है। नाविक जयगोपाल कुछ दूर किनारे से नाव रोक देता है। बस, मैं यहीं तक जा सकता हूं, वो बोला। आगे से मेरी नाव कभी नहीं लौटती। अश्विन हैरान होता है। मतलब? हम तो आपके साथ आए हैं, वापसी का क्या? जयगोपाल ने जवाब दिया, वापसी उन्हीं की होती है जो जिंदा रहते हैं। अश्विन और उसकी टीम इस वाक्य को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन जयगोपाल की आंखों में जो सन्नाटा था वो जल्द ही उनकी हंसी पर भारी पड़ने वाला था। वो किनारे पर उतरे। रंगीन रेत नहीं, बल्कि गाढ़ी काली मिट्टी और काई से ढकी जमीन ने उनका स्वागत किया। किनारे के पेड़ किसी आम जंगल जैसे नहीं थे। पत्तियां मरी मरी सी, झुकी हुई, और निचली डालियों पर कटी फटी चिथड़े जैसी चीजें उलझी थी। ये कपड़े हैं? विक्रम धीरे से बोला। किसके? अश्विन झुककर एक कपड़ा उठाता है, और वह जैसे ही उसे हाथ में लेता है, कपड़ा खुद ब खुद राख बनकर हवा में उड़ जाता है। एक सन्नाटा पसर जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना होटल जैसी इमारत दिखती है। 2 मंजिला, बिना खिड़कियों के, दीवारों पर सीलन और जगह जगह जली हुई लकड़ी के निशान। दरवाजे पर एक छोटा बोर्ड लटका था, वेलकम टू कालद्वीप इन। नीचे किसी ने खून से लिखा था, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं।
नीलिमा सहमकर पीछे हटती है। ये मजाक नहीं लग रहा। रियल लोकेशन है तो रियल डर भी होगा, बस सब रिकॉर्ड होता रहना चाहिए। होटल का अंदरूनी भाग और भी रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिसमें लोग समूह में खड़े थे, पर सबकी आंखें काली कर दी गई थी। एक बूढ़ा आदमी रिसेप्शन डेस्क पर बैठा था, पतले झुर्रीदार चेहरे वाला, जिसका नाम बैज पर लिखा था रवि, मैनेजर। अश्विन उसे देखकर मुस्कुराया। अच्छा है, कोई तो है यहाँ। रवि ने सिर उठाया और कहा, अभी तो हैं, लेकिन यहाँ हर चीज बदलती है शाम होते ही। अश्विन ने सवाल किया, यहाँ और कोई रुका है क्या? रवि धीरे से बोला, हाँ, कई लोग आए, कुछ रुके, कुछ आज भी यहीं हैं, दिखते नहीं लेकिन जाते भी नहीं। और फिर वो चुप हो गया। कमरा नंबर 103, 104 और 105 उन्हें दिए गए। अश्विन और नीलिमा एक साथ थे, विक्रम अलग कमरे में। जैसे ही उन्होंने कमरों में सामान रखा, नीलिमा ने महसूस किया कि खिड़की के पास कोई साया खड़ा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। रात होने लगी थी। समुद्र की लहरों की आवाज अब डरावनी धुनों जैसी लगने लगी थी। टिक टिक टिक। कमरे में रखी घड़ी की सुई जैसे तेज होती जा रही थी। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और अचानक एक चीख समुद्र से आई, लंबी, दर्दनाक, और मानो कोई सुलग रहा हो। अश्विन तुरंत कैमरा उठाता है। चलो बीच की तरफ चलते हैं, शायद कोई मुसीबत में है। नीलिमा पीछे हटती है। अश्विन, ये सही नहीं है, वो इंसान नहीं था, वो आवाज वो इंसानी नहीं थी। लेकिन देर हो चुकी थी। अश्विन और विक्रम हाथ में कैमरा और टॉर्च लिए उस दिशा में तेजी से बढ़े जहां से चीख आई थी। समुद्र के किनारे तक पहुंचते पहुंचते हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उस जगह की सांसें खींच ली हों। रेत गीली और भारी लग रही थी। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने नीचे से पकड़ा हो। नीलिमा पीछे पीछे आ रही थी, उसका कैमरा भी रिकॉर्डिंग मोड में था, लेकिन वो डरी हुई थी। वो आवाज, वो चीख इंसानी नहीं थी, उसने दोहराया। अश्विन ने जवाब दिया, यही तो रियल कंटेंट है। अगर ये नकली भी है तो भी हमें क्लू मिलेगा, और अगर असली है तो हम इतिहास रचेंगे। वे तीनों जैसे ही बीच के बिल्कुल पास पहुंचे, अचानक हवा में एक तीखा झोंका चला और कैमरे की स्क्रीन एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। अगले ही सेकंड कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली आकृति दिखी। एक औरत जो समुद्र की लहरों के पास खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका शरीर धीरे धीरे जलता हुआ लग रहा था, जैसे कोई लाश राख में बदल रही हो लेकिन खड़ी हो। नीलिमा कांपते हुए पीछे हट गई। अश्विन, वो कोई इंसान नहीं है। विक्रम कैमरे की जूम को एडजस्ट कर रहा था। ये कोई सीजी इफेक्ट नहीं है भाई, ये लाइव है। अचानक वो औरत पलटी। चेहरे पर सिर्फ काली खाली जगह थी, आंखें नहीं, नाक नहीं, बस दो जलते हुए छेद जहां आंखें होनी चाहिए थीं। और फिर वो चीख दोबारा गूंजी, कानों को फाड़ती हुई असहनीय चीख। अश्विन ने तुरंत कैमरा नीचे किया और बोला, हमें वापस होटल जाना होगा, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र की रेत बदल चुकी है। अब वो वही रेत नहीं थी, वो काली राख जैसी हो गई थी और हर कदम उनके जूतों को निगल रही थी। भागते भागते जैसे तैसे वे होटल पहुंचे। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और तेज हवा के साथ कमरे में पड़ा लैंप खुद ब खुद फट गया। क्या ये सब रिकॉर्ड हुआ? अश्विन ने विक्रम से पूछा। विक्रम ने कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक फ्रेम्स हैं। हमने जो देखा वो कैमरे में नहीं दिख रहा है। नीलिमा गुस्से में थी। मैंने कहा था ना, वो कोई इंसानी चीज नहीं थी और अब कुछ हमारे साथ खेल रहा है। तभी रिसेप्शन बेल बजी। तीनों चौंक गए। होटल की लाइट्स फिर से चली, लेकिन नीली झिलमिलाहट के साथ, जैसे कोई पुराना रेडियो ट्यून हो रहा हो। वे नीचे भागे। होटल का रिसेप्शन खाली था, लेकिन डेस्क पर रखा गेस्ट बुक खुला हुआ था। उसमें एक नया नाम जुड़ा था, नीलिमा चौहान, चेक इन 6:35 PM, चेकआउट NA। नीलिमा ने कांपते हुए किताब उठाई। ये नाम अभी किसी ने लिखा है, लेकिन मैं तो। और तभी एक ठंडी सांस उसके कानों के पास से गुजरी। उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। ऊपर कमरे की लाइट फिर से झपकने लगी। अश्विन धीरे से बड़बड़ाया, ये जगह जिंदा है और अब हमें देख रही है। उसने धीरे से कैमरा उठाया और बोला, दोस्तों, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, हमने उस चीज की पहली झलक देखी है जो इस द्वीप की आत्मा है। कल सुबह हम फिर वहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक YouTube प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी बन चुका है।
लेकिन उन्हें नहीं पता था अगली सुबह सूरज नहीं निकलेगा और होटल के हर शीशे में कोई न कोई छवि उन्हें देखती रहेगी। रात बहुत मुश्किल से कटी। नीलिमा ने पूरे समय एक भी आंख नहीं झपकी। कमरे में रखे आईने में बार बार कुछ हलचल होती दिख रही थी। कभी कोई धुंधली परछाई, कभी कोई पलटता हुआ चेहरा और कभी किसी की आंखें जो सीधे उसे घूर रही थीं। अगली सुबह, या कहें जो सुबह होनी चाहिए थी, सूरज नहीं निकला। बाहर गहरा नीला अंधेरा और समुद्र में तूफानी हलचल चल रही थी। हवा अब भी ठंडी नहीं बल्कि बासी और भारी लग रही थी, जैसे कोई मृत देह सांस ले रही हो। अश्विन कैमरे के साथ अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि होटल की लाइट्स अब भी झपक रही थी। रिसेप्शन डेस्क पर बैठा रवि अब दिखाई नहीं दे रहा था। अश्विन ने नीचे जाने से पहले देखा कि होटल के हर कमरे के दरवाजे पर एक शीशा टांगा गया था और हर आईने में कुछ न कुछ असामान्य था। विक्रम ने कमरे से निकलते ही कहा, भाई, मेरा कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें मेरी रात की फुटेज है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया ही नहीं था। नीलिमा, जो अब तक कुछ नहीं बोल रही थी, बोली, हम सबको आईने से दूर रहना चाहिए। कल रात उसमें कुछ था, वो बस देख नहीं रहा था, वो हमें समझ रहा था। वे तीनों अब एक साथ लॉबी में थे। एकाएक होटल की सभी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा, और तभी एक आईना अपने आप जोर की आवाज से फूट गया। शक की लहर दौड़ गई। विक्रम ने फौरन टॉर्च जलाई और उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। फर्श पर टूटे शीशे के टुकड़ों में किसी और की परछाई थी, एक औरत जो उन्हीं की तरफ देख रही थी, लेकिन कमरे में मौजूद नहीं थी। नीलिमा ने सहमी आवाज में कहा, ये वही है जो बीच पर दिखी थी। अश्विन धीरे से कैमरे का फोकस आईने की तरफ किया और तभी वो परछाई हिलने लगी। आईने में मौजूद औरत ने सिर झुकाया और अचानक शीशे के अंदर से बाहर झांकती हुई दिखी। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और फिर उसने कुछ कहा, तुम लोग लौट क्यों नहीं गए? सभी चीखते हुए अपने अपने कमरों की तरफ भागे। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। कमरे की लाइट जली, लेकिन आईना अब भी वहीं था और अब उस आईने में उनका ही अक्स नहीं दिख रहा था। उसकी जगह किसी और का चेहरा था। पलकों के नीचे गहराई तक काली रेखाएं, होंठ फटे हुए और चेहरा आधा जला हुआ। नीलिमा ने सबसे पहले आईना उठाकर दीवार से पटका, लेकिन जैसे ही वो टूटा, दीवार पर काले हाथों के निशान उभर आए। कुछ मिनट बाद तीनों फिर एकत्र हुए। अब तय हुआ, होटल से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन जैसे ही वे गेट तक पहुंचे, बाहर का दृश्य बदल चुका था। समुद्र किनारे का रास्ता अब गायब था। सिर्फ काली राख और मरे हुए केकड़ों के खोल बिखरे थे। हवा में जलते हुए मांस की बू थी। हम यहाँ फंस चुके हैं, विक्रम ने बुरी तरह कांपते हुए कहा। अश्विन अब भी कैमरा थामे हुए था और बोला, हमें जानना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। और तभी रवि की आवाज़ पीछे से आई, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। वे पलटे। रवि वही पुराना मैनेजर, लेकिन अब उसकी आंखों में राख भरी हुई थी और उसके शरीर पर वही कपड़े थे जो गेस्ट बुक में 1971 के किसी मेहमान के नाम के नीचे फोटो में दिखे थे। तुमने उसे देख लिया और अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अश्विन ने पूछा, कौन कौन है वो औरत? रवि मुस्कुराया, दर्द भरी मुस्कान। वो चायांवी है। रवि अब कुछ और नहीं बल्कि उस रहस्यमयी ताकत का एक पैगाम वाहक लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मा नहीं बल्कि गुजरे हुए समय की राख तैर रही थी। चायांवी, उसका नाम जैसे ही रवि के मुंह से निकला, होटल की छत से एक भारी आह सुनाई दी, जैसे किसी ने सीने में दबा कोई सैकड़ों साल पुराना दुख छोड़ दिया हो। नीलिमा ने घबराकर पूछा, कौन है ये चायांवी और हमसे क्या चाहती है? रवि की सांसें धीमी हो गई। उसने कहा, वो इस द्वीप की आखिरी निवासी थी और शायद अब भी है। सन 1971 इस जगह पहले एक आश्रमनुमा हवेली हुआ करती थी। यहाँ एक औरत रहती थी, चायांवी, जिसका नाम भी किसी ने ठीक से कभी सुना नहीं था। लोग उसे समुद्र की बेटी कहते थे। वो सुंदर, रहस्यमयी और एकांत प्रिय थी। कहा जाता है कि चायांवी समुद्र से बात कर सकती थी, लहरों में आत्माएं पढ़ सकती थी और उसकी आंखों में देखकर इंसान अपना अतीत भूल जाता था। एक दिन शहर के कुछ अमीर लोगों ने इस जगह पर होटल बनवाने का प्रस्ताव रखा। चायांवी ने विरोध किया।
ये जमीन जीवित है, इसे मत जगाओ। लेकिन पैसा और लालच हमेशा जीतते हैं। उन्हीं रातों में चायांवी को हवेली में जिंदा जला दिया गया। लोगों ने बताया कि उसकी चीखें पूरे द्वीप में सुनाई दी थी और तब से इस जगह पर हर शीशा, हर दीवार, हर दरवाज़ा उसके जलते शरीर की गवाही देता है। रवि की आवाज़ कांपने लगी। तुम लोग वही गलती दोहरा रहे हो। तुमने उसे देखा, उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की और अब वो तुम्हारे अंदर उतर चुकी है। अश्विन हिम्मत जुटाकर बोला, हमें क्या करना होगा ताकि हम यहां से बचकर निकल सके? रवि ने कहा, तुम्हें वो जलती रात दोबारा जीनी होगी। तुम्हें खुद चायांवी की जगह खड़ा होना होगा, जहां वो जलाई गई थी, उसी जगह पर। नीलिमा कांप गई। तुम कहना क्या चाहते हो? रवि ने सीधा कहा, जो जलारा गया था उसे शांति दो, नहीं तो तुम्हारा चेहरा भी शीशों में धीरे धीरे खो जाएगा और तुम कभी लौट नहीं पाओगे। अब तक बाहर अंधेरा और गाढ़ा हो चुका था। होटल की खिड़कियों से लाल रोशनी झांकने लगी थी, जैसे समुद्र अब खून में बदल गया हो। अश्विन, विक्रम और नीलिमा अब तय कर चुके थे कि उन्हें उस जगह जाना ही होगा जहां चायांवी का अंत हुआ था। रवि ने एक पुराना नक्शा दिया जिसमें होटल की नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट दिखाया गया था, जहां चायांवी को जिंदा जलाया गया था। अश्विन ने पिछले हिस्से में एक टूटा हुआ स्टोर रूम में फर्श पर एक पुरानी लकड़ी की पटरी बिछी थी। रवि द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार उसी के नीचे था एक गुप्त तहखाना, जहां चायांवी को जिंदा जलाया गया था। अश्विन ने लकड़ी की पटरी हटाई। नीचे जंग लगे लोहे का एक ढक्कन था। उस पर समय की मोटी परत जमी थी, जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ भी ना हो। विक्रम ने डरते हुए कहा, अगर नीचे कुछ हुआ तो? अगर वो वहीं इंतजार कर रही हो? अश्विन ने जवाब दिया, अब पीछे लौटना मौत से पहले हार मानने जैसा होगा। उन्होंने ढक्कन खोला। नीचे से ठंडी राख और सीली लकड़ी की गंध उठी, जैसे किसी अधजली आत्मा की सांसें अब भी वहां फंसी हों। जब तीनों नीचे उतरे, उनके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा पा रही थी। हर तरफ भीगी हुई ईंटें और बीच में एक बड़ा गोल पत्थर का अग्निकुंड, जिसके चारों ओर काले धागों में बंधी हड्डियां टंगी थीं। जैसे ही नीलिमा एक कदम आगे बढ़ी, अचानक एक दीवार से खून टपकने लगा। विक्रम कांपते हुए बोला, यहाँ किसी और की मौजूदगी है। अश्विन का कैमरा अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर दिखाई दिया एक लड़की सफ़ेद धोती में लिपटी, आधी जली आधी सुंदर। वो सीधे कैमरे को देख रही थी और उसकी आवाज़ गूंजी, अब तुम लोग समझ गए क्यों मैंने किसी को जीवित वापस नहीं जाने दिया। अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा, दीवारें पिघलने लगी, चारों ओर जलती हुई आग की लपटें दौड़ गईं और एक ही तल में तीनों खुद को उसी रात में खड़ा पाया जब चायांवी को जिंदा जलाया गया था। चारों ओर लाल चेहरे वाली परछाइयां थीं, उन लोगों की जो चायांवी के हत्या के दोषी थे। नीलिमा चीखी, ये सब तब कैसे बदल गया? चायांवी की आत्मा बोली, ये समय नहीं बदला, ये बस तुम्हें सजा देने आया है। अब तीनों को एक ही उपाय दिख रहा था, चायांवी की अस्थियों को अग्निकुंड में सम्मानपूर्वक विसर्जित करना। रवि ने कहा था कि जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो हर उस इंसान को अपना निशाना बनाएगी जो इस द्वीप की जमीन पर कदम रखेगा। अश्विन ने चुपचाप चायांवी की अस्थियां ढूंढी। वे उसी कोने में दबाई गई थी जहां अग्निकुंड था। नीलिमा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम शांतिः शांतिः चायांवी स्वाहा। अस्थियां अग्निकुंड में डाली गई। एक पल को पूरा कमरा चमक उठा। चायांवी की आत्मा मुस्कुराई। उसकी आधी जली स्किन अब शांत दिखने लगी। उसने बस इतना कहा, अब तुम जा सकते हो, पर मेरी कहानी अभी बाकी है। जब तीनों बाहर निकले, होटल की लाइट्स बंद थीं, समुद्र शांत था, सूरज निकल चुका था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने होटल के गेट के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा, होटल अब गायब था। उस जगह सिर्फ राख और एक जलता हुआ आईना पड़ा था। तीनों दोस्त अश्विन, नीलिमा और विक्रम अब उस अभिशाप्त तहखाने से बाहर आ चुके थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय भी ठहर गया हो। होटल अब नहीं था,
उसकी जगह केवल जली हुई लकड़ियों की राख उड़ रही थी और बीच में रखा एक टूट चुका आईना जो अब भी धुएं से काला था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर शायद ये अंतिम सामान्यता थी। विक्रम सबसे ज्यादा शांत था। जब बाकी दोनों होटल की राख के पास खड़े सोच में डूबे थे, विक्रम एक और चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी अनदेखी आवाज से बात कर रहा हो। नीलिमा ने देखा कि विक्रम की गर्दन के पीछे एक जलने जैसा निशान उभर रहा था, साफ तौर पर 3 उंगलियों के निशान, जैसे किसी आत्मा ने उसे छुआ हो। विक्रम, तुम्हें क्या हो रहा है? नीलिमा ने पूछा। विक्रम ने धीमे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, बस वो अब भी यहीं है। अश्विन ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तीनों ने द्वीप छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे मुख्य सड़क तक पहुंचे, उन्हें रास्ता मिल ही नहीं रहा था। जीपीएस बार बार घुमावदार पथ दिखा रहा था, हर बार एक ही मोड़ पर लाकर छोड़ देता। विक्रम हंसने लगा। अब हम कहीं नहीं जा सकते। उसके लहजे में अब विक्रम की आवाज नहीं थी, वो किसी और का अक्स बोल रहा था। जब वे दोबारा राख के पास लौटे, नीलिमा को कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा, जो आईना वहां गिरा हुआ था, उसके बीच में एक नया प्रतिबिंब उभर आया था, विक्रम का चेहरा। पर उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कोई साया उसमें समा गया हो। अश्विन बोला, ये चायांवी नहीं है, ये कोई और है। नीलिमा ने धीरे से कहा, ये चायांवी का छाया रूप है, जो कभी मुक्त नहीं हुआ, जिसे अग्नि भी न जला पाई। विक्रम अब पूरी तरह से काबू से बाहर था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब ने उसे जलाया, उसे दोबारा मारा, अब मैं तुम्हारे साथ जलूंगा। अचानक उसकी त्वचा फटने लगी, उसके शरीर से धुआं उठने लगा, उसकी आंखें जलने लगी, और फिर विक्रम बेहोश हो गया। अश्विन और नीलिमा ने उसे संभाला और पास की एक बोट हाउस तक खींचकर ले गए। वहां एक बूढ़ा नाविक मिला, नारायण दा, जो इस द्वीप पर 30 साल से रह रहा था। उसने सब सुनकर सिर झुकाया। मैंने कहा था, उस आत्मा को जलाओ मत, उसे जलाया गया तो उसकी छाया जन्म लेगी। नीलिमा ने पूछा, अब क्या बचा है? हमने तो उसे मुक्त कर दिया था। नारायण दा ने गहरी सांस ली। नहीं बेटी, तुमने चायांवी को मुक्त किया, पर उसकी पीड़ा से जन्मी छाया अब विक्रम में बस गई है। अब उसे केवल एक चीज शांत कर सकती है, वो आईना जिसमें उसकी सच्ची मौत दिखती हो। अब अगला कदम था उस आईने की असली शक्ति को पहचानना। नारायण दा ने कहा, वो आईना चायांवी की माँ का था, जिसमें वो हर दिन अपने भविष्य को देखती थी। वो अब भी यहाँ कहीं दबा पड़ा है। उसे वापस उसी स्थान पर रखो जहाँ विक्रम पर साया आया, तभी सब मुक्त होगा। राख, साया और आईना, अब इन तीनों के बीच ही चल रही थी वो कहानी, जिसे 3 दोस्तों ने कभी सिर्फ एक यात्रा समझा था। विक्रम अब पूरी तरह से वही नहीं रहा था, उसके शरीर में कोई और बस चुका था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे अग्नि भी न जला पाई। विक्रम धीरे धीरे बदल रहा था, उसके हाथों की नसें नीली हो रही थीं, चेहरे पर कुछ पुरानी जली खाल की परतें बनती जा रही थीं। नीलिमा ने उसका माथा छूते हुए कहा, उसका शरीर विक्रम का है, पर उसकी आत्मा अब और किसी की है। अश्विन बोला, हमें जल्दी ही उस आईने को ढूंढना होगा, वरना वो हमें भी उसी आग में घसीट लेगा। नारायण दा ने एक पुराना नक्शा निकाला, जिस पर दक्षिण दिशा में एक पुरानी हवेली का जिक्र था। यही थी चायांवी की माँ की कोठी, उन्होंने कहा। वहीं पर था वो मंत्रित आईना जिसमें चायांवी ने पहली बार अपनी मौत देखी थी। नीलिमा ने और अश्विन ने विक्रम को नाव पर लेटाया और उस जगह की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद डरावना था, समुद्र के किनारे लगे पेड़, हवा में गूंजती अदृश्य हंसी और विक्रम की सांसें जो अब धीमी और भारी हो रही थी। हवेली बिल्कुल वीरान थी, हर दीवार पर कालिख पुती थी, और एक कमरा तो ऐसा था जहां घुसते ही माथे पर पसीना आ जाए। वहीं पड़ा था वो आईना, बिल्कुल सही सलामत, पर उसकी सतह पर कई चेहरों के प्रतिबिंब घूम रहे थे। नीलिमा ने जैसे ही आईना उठाया, कमरा कांपने लगा। अश्विन चिल्लाया, आईने ने हमें देख लिया है। आईने की सतह पर अचानक विक्रम का चेहरा उभरा, लेकिन वो चेहरा नहीं, साया था। वापस नाव पर पहुंचकर उन्होंने विक्रम को आईने के सामने खड़ा किया। विक्रम तड़पने लगा, उसकी आंखें सफेद होने लगी, जैसे वो किसी और शक्ति को देख रहा हो। नीलिमा ने चिल्लाकर कहा, विक्रम, खुद को आईने में देखो, अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। विक्रम चीखा, मैं विक्रम नहीं हूं, मैं वो हूं जो अग्नि में जला, पर राख बनकर वापस लौटा। आईने ने अब खुद से प्रकाश छोड़ना शुरू किया। उसमें एक पुरानी चायांवी दिखने लगी, माँ की गोद में, नृत्य करती हुई, हंसती हुई। साया चिल्लाया, नहीं, ये मेरी कहानी नहीं है, मुझे सिर्फ मौत याद है, सिर्फ बदला। आईने ने अब उसकी असली पहचान दिखा दी, एक क्रोधित छाया जो चायांवी के शरीर से निकली थी,
पर खुद को कभी भी अस्तित्व नहीं दे पाई। नीलिमा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। स्वरूपम तब यथार्थ दर्शय छाया नष्टम भवतु स्वाहा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, आसमान से बिजली गिरी और राख में विस्फोट हुआ। एक भीषण चीख, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्लाईं। फिर सब शांत। आग बुझ गई, द्वीप शांत हो गया और पहली बार समुद्र की लहरें फिर से नीली दिखीं। तीनों अब थके हुए मगर जिंदा और होश में थे। विक्रम ने धीरे से कहा, शायद अब ये द्वीप वाकई मर चुका है, या शायद अब जाकर जिंदा हुआ है। नीलिमा, अश्विन और विक्रम अब तीनों शांत थे, लेकिन जैसे ही वे नाव से द्वीप छोड़ने लगे, समुद्र की लहरों में अचानक से उबाल आने लगा। राख से उठती लपटें एक बार फिर सिर उठाने लगी। अश्विन चौंक पड़ा। हमने तो चायांवी को मुक्त कर दिया था, फिर ये क्या है? नारायण दा का चेहरा स्याह पड़ गया। वो उससे भी पुराना है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। वो आत्मा जिसे चायांवी ने कैद किया था, अब जब चायांवी की शक्ति बुझ गई है, वो मुक्त होना चाहती है। राख में खोजते हुए नीलिमा को एक जली हुई जमीन में धंसा हुआ पुराना लोहे का संदूक मिला। उस संदूक को जैसे ही निकाला गया, चारों तरफ से धुआं उठने लगा और एक बच्चे की कराह सुनाई दी। विक्रम ने कांपते हुए स्वर में कहा, ये आवाज कोई मदद मांग रहा है। नारायण दा बोले, नहीं, ये मदद नहीं है, ये नकल है, हर उस आवाज की जो इस आत्मा ने कभी निगली है। संदूक के साथ एक काले धागे से बंधा तावीज मिला, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, द्वार मत खोलो। लेकिन देर हो चुकी थी। संदूक खुलते ही जमीन हिलने लगी, नीचे की सतह धंसने लगी। तीनों गिर पड़े, एक भूमिगत सुरंग में, जहां सैकड़ों हाथों के निशान दीवारों पर उकेरे हुए थे। हर दीवार से आवाज आ रही थी, तुमने वादा तोड़ा, अब तुम्हारा अस्तित्व मेरा है। नीलिमा ने अश्विन से पूछा, क्या किसी को पता है ये आत्मा कौन है? नारायण दा ने धीरे से कहा, इसका नाम लेना भी एक शाप है। ये शून्य की आत्मा है, कोई चेहरा नहीं, कोई इतिहास नहीं, बस भूख है। सुरंग के गहराइयों में एक जगह आई जहां हवा ठहरी हुई थी। तीनों की सांसें भारी हो गईं और अचानक चारों तरफ से छायाएं उभरने लगी। हर वो आत्मा जो पहले मुक्त हुई थी, अब फिर से उस शून्य आत्मा के नियंत्रण में लौट आई। विक्रम की आंखें फिर से सफेद होने लगी। नीलिमा चीखी, नहीं, हमने सब खत्म किया था। एक आवाज आई, खत्म कभी कुछ नहीं होता, तुमने दरवाजा खोला है, अब हर आत्मा लौटेगी। नारायण दा चिल्लाई, जब चायांवी ने उस आत्मा को बांधा था तो उसने एक अधूरा संस्कार किया था, अब वही अधूरापन हमें डुबो देगा। उन्होंने एक माला निकाली और नीलिमा को दी। ये 5 चंद्रों की माला है, इसे उसी जगह पर जलाओ जहां चायांवी को जलाया गया था, तभी उस अंतिम आत्मा को बांधा जा सकता है। तीनों किसी तरह सुरंग से बाहर निकले। बाहर अब पूरे द्वीप पर आग लगी हुई थी, पर यह आग कोई साधारण नहीं थी। ये आत्माओं की भूख से जल रही अग्नि थी, जो हर चीज को निगल रही थी। अश्विन ने गाड़ी निकाली और तीनों उस पुरानी जगह पहुंचे जहां चायांवी की चिता जली थी। नीलिमा ने वहीं पर माला रखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाया की सीमा, शून्य का अंत, सत्य का जन्म हो, स्वाहा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, आसमान से बिजली गिरी और राख में विस्फोट हुआ। एक भीषण चीख, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्लाईं। फिर सब शांत। आग बुझ गई, द्वीप शांत हो गया और पहली बार समुद्र की लहरें फिर से नीली दिखीं। तीनों अब थके हुए मगर जिंदा और होश में थे। विक्रम ने धीरे से कहा, शायद अब ये द्वीप वाकई अब मर शांत चुका था। है, या शायद बुझ अब चुकी जाकर थी, जिंदा हुआ है। हवाएं ठंडी हो गई थीं और समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। लेकिन शांति के नीचे अक्सर सच्चाई दब जाती है। नीलिमा, विक्रम और अश्विन, तीनों को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर वो नहीं जानते थे कि हर राख के नीचे कोई न कोई चिंगारी जिंदा बची रह जाती है। तीनों होटल के उस हिस्से में पहुंचे जो पूरी तरह जलकर राख हो चुका था, लेकिन वहां की दीवारों पर कुछ शब्द अब भी उभरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में भी मिटने नहीं दिया हो। विक्रम ने दीवार को छूते हुए कहा, ये लपटों से नहीं जले, बल्कि किसी आत्मा ने इन्हें बचाकर रखा। शब्द थे, मैं अब भी यही हूं। रात के समय जब तीनों होटल के खंडर से लौट रहे थे, नीलिमा को पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। अश्विन, उसने पुकारा। अश्विन और विक्रम तो साथ ही थे, तो फिर वो तीसरी परछाई किसकी थी? तीनों ने आखिरी बार द्वीप के पुराने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। वहां एक मिट्टी का दिया अपने आप जल उठा, फिर कुछ ही सेकंड में बुझ गया।
नारायण दा जो मंदिर में पहले से थे बोले, ये संकेत है, कुछ अधूरा अब भी बाकी है। मंदिर के पीछे एक गुप्त तहखाना था, जहां पहले किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, जिसे अग्नि ने नहीं छुआ, उसे राख में ढूंढो। अंतिम आत्मा न बाहर है, न भीतर, वो तुम्हारे बीच है। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या इसका मतलब था कि किसी के भीतर अब भी कुछ शेष है? विक्रम अब भी कभी-कभी चुपचाप बैठा रहता था, आंखें खोलकर भी कुछ न देखता हुआ। एक रात नींद में वो बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मुझे बाहर मत निकालो, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे तुमसे ही ताकत मिलती है। अश्विन घबरा गया। क्या साया वाकई पूरी तरह गया था, या उसने विक्रम के भीतर एक नया घर बना लिया था? नारायण दा ने कहा, हर आत्मा मरने के बाद सिर्फ मुक्त नहीं होती, कुछ आत्माएं फिर से जन्म लेना चाहती हैं, और वो शरीर अक्सर उन्हीं के बीच खोजती हैं जिन्होंने उन्हें मारा था। नीलिमा को अब एहसास होने लगा था, उन्होंने सिर्फ एक चक्र को शुरू किया है, खत्म नहीं। होटल के तहखाने में एक छोटा ताबूत मिला। उसमें एक लकड़ी की गुड़िया थी, जिसकी आंखों में असली इंसान की पुतलियां लगाई गई थीं, और उसकी छाती पर उभरा था विक्रम का नाम, VIK। अश्विन ने कांपते हुए पूछा, क्या ये बचपन से विक्रम के पीछे थी? नारायण दा बोले, नहीं, ये वो है जो अब विक्रम बनता जा रहा है। तीनों ने द्वीप छोड़ने की तैयारी की, लेकिन जब नाव किनारे से हटने लगी, विक्रम की आंखों ने एक आखिरी बार द्वीप की ओर देखा। वो बोला, मैं इसे याद रखूंगा। पर उसकी मुस्कान में अब विक्रम जैसा कुछ नहीं था। द्वीप पीछे छूट चुका था। नीलिमा, अश्विन और विक्रम अब उस शहर में लौट आए थे जहां से उनकी ये खौफनाक यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन लौटने वालों में एक विक्रम जैसा दिखने वाला कोई और भी था। शरीर वही था, पर आत्मा अब उसकी नहीं रही। कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। नीलिमा ने अपने काम पर वापस जाना शुरू कर दिया। अश्विन ने होटल की पुरानी रिपोर्ट्स क्लोज करनी शुरू कर दी। और विक्रम, वो हर सुबह बगीचे में बैठकर एक ही दिशा में घंटों तक देखता, न कुछ बोलता, न कुछ मांगता, बस देखता। कभी कभी वो एक ही वाक्य दोहराता, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं वही नहीं हूं। अश्विन ने उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। MRI, EEG सब रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टर ने कहा, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, शायद PTSD है। पर नीलिमा जानती थी, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ये विक्रम नहीं था। एक दिन नीलिमा ने विक्रम की एक तस्वीर खींची, लेकिन फोटो में 2 परछाइयां थीं। विक्रम के पीछे एक और, जो उस पर झुकी हुई थी, जैसे उसे अपनी गोद में ले रही हो। अश्विन ने भी देखा और कहा, ये कोई कैमरा गड़बड़ नहीं है, ये वही है जो हमने द्वीप में छोड़ा नहीं, बल्कि साथ ले आए हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम की पुरानी डायरी में कुछ नई एंट्रीज मिली। तारीखें हाल की थीं, पर विक्रम ने उन्हें लिखा नहीं था। एक पेज पर लिखा था, उसने मेरे अंदर जगह बना ली है, हर रात वो मेरे सपनों में आता है, कभी मेरे बचपन के चेहरे में, कभी मेरी माँ की आवाज में। अब मैं खुद नहीं पहचानता खुद को। नीलिमा ने आखिरकार एक पुराने तांत्रिक त्रिपाठी बाबा से संपर्क किया, जो आत्माओं के पुनर्जन्म और आध्यात्मिक बंधन पर काम करते थे। उन्होंने विक्रम को सिर्फ एक बार देखा, फिर बोले, इसमें एक नहीं 2 आत्माएं हैं, एक मृत और एक जीवित, लेकिन जो जीवित आत्मा है वो धीरे धीरे मर रही है। नीलिमा ने पूछा, उसे कैसे बचाया जाए? त्रिपाठी बाबा ने गंभीरता से कहा, अब विक्रम को उसके जन्म से पहले के स्थान पर ले जाना होगा, जहां पहली बार उसका नाम लिया गया था, जहां उसकी आत्मा को पहचान मिली थी। अश्विन को याद आया, विक्रम का बचपन बक्सर जिले के एक छोटे से गांव करमनासा में बीता था। वहीं उसका नामकरण हुआ था, वहीं उसके पहले जन्म के संस्कार किए गए थे। अब वहीं वापसी करनी थी। नीलिमा और अश्विन विक्रम को लेकर करमनासा गांव पहुंचे। गांव की हवा ही अलग थी, शांत, लेकिन कुछ अनजाना डर लिए। गांव के मंदिर के पुजारी ने विक्रम को देखते ही कहा, तुम्हारे भीतर कुछ छुपा है जो इस जमीन को भी पहचान नहीं दे रहा। त्रिपाठी बाबा भी करमनासा पहुंच गए। उन्होंने विक्रम को नदी के किनारे एक पंचतत्व यज्ञ में बैठाया। विक्रम शांत था, पर जब मंत्रोच्चार शुरू हुआ, उसने चीखना शुरू कर दिया। वो जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बाहर मत निकालो, ये मेरा घर है। आसमान में काले बादल घिरने लगे, चारों तरफ बिजली चमकने लगी। त्रिपाठी बाबा चिल्लाए, नीलिमा, उसका नाम पुकारो,
विक्रम का असली नाम, जैसे उसकी मां ने पुकारा था। नीलिमा रोते हुए बोली, विक्कू, विक्रम बिट्टू, मेरी जान। और तभी विक्रम शांत हो गया। उसकी आंख से आंसू बहे। उसने धीमे से कहा, मां। यज्ञ समाप्त हुआ। आकाश साफ हो गया। विक्रम बेसुध था, लेकिन उसके चेहरे पर अब सुकून था। नीलिमा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, विक्रम तुम ठीक हो? उसने आंखें खोलते हुए कहा, हाँ, मैं अब सिर्फ मैं हूं। लेकिन जब त्रिपाठी बाबा जाने लगे तो उन्होंने एक वाक्य कहा जो कानों में गूंजता रहा, अंधकार कभी मरता नहीं, वो बस अगली आत्मा की तलाश में चला जाता है। करमनासा गांव में विक्रम की आत्मा को तो जैसे मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कहीं न कहीं डर की एक रेखा बची हुई थी। उसे अब नींद आती थी, पर नींद के भीतर भी कुछ ऐसा था जो उसे फिर उसी द्वीप की ओर खींचता। कभी जलता हुआ होटल, कभी वो ताबूत, कभी अपनी ही आवाज में एक अनजान हंसी। नीलिमा ने सोचा, क्या सब सच में खत्म हो गया है या ये किसी और की शुरुआत है? 3 हफ्ते बाद अश्विन को अपने पुराने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त का फोन आया। उसने बताया, एक पुराना होटल श्री राम रिट्रीट जो 2 साल से बंद पड़ा था, वहां बीते 2 दिनों में 3 लोग लापता हो गए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखा है जो हूबहू विक्रम जैसा है। अश्विन चौंक गया। क्या तुमने उसका चेहरा ठीक से देखा? क्या उसने माथे पर कोई तिल का चिन्ह था? हाँ, और तुम्हें लिंक भेज रहा हूं। अश्विन ने वीडियो खोला और सच में वो चेहरा विक्रम जैसा ही था, बस उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना कोई सफेदी। नीलिमा परेशान हो उठी। क्या विक्रम के भीतर का साया सच में चला गया था या उसने सिर्फ एक नई परत ओढ़ ली है? त्रिपाठी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने कहा, जब आत्मा निकलती है तो या तो मुक्त होती है या किसी और खोल में चली जाती है। इस मामले में शायद उसने किसी और भोजन को पकड़ा है। अश्विन, नीलिमा और त्रिपाठी बाबा अब श्रीराम रिट्रीट होटल की ओर निकल पड़े। होटल शहर से 70 किलोमीटर दूर जंगलों में था, जहां कभी बहुत बड़े बाबा रामविलास का आश्रम हुआ करता था। अब वो एक जर्जर बंद होटल था। लेकिन पास के गांव में लोगों ने बताया कि हर अमावस्या की रात वहां दिए खुद जल उठते हैं। होटल में घुसते ही उन्हें एक बदबूदार कोना मिला। वहां एक पुराना गार्ड का खून लुहान शरीर पड़ा था, जिसका सिर गायब था। उसके पास एक रजिस्टर पड़ा था, जिसके आखिरी पन्ने पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौट आया हूं। बाबा बोले, ये आत्मा सिर्फ किसी एक के भीतर नहीं जाती, ये तत्वात्मा है जो खुद को एक से अनेक में बांट सकती है। नीलिमा ने पूछा, तो इसका अंत कैसे होगा? बाबा ने कहा, तब तक नहीं जब तक इसके हर प्रतिरूप को पहचान कर नष्ट न कर दिया जाए। और अगला विक्रम अब कोई और बन चुका है। होटल की छत के पास उन्हें एक पुराना कंप्यूटर मिला, जिसमें 2011 की सीसीटीवी फुटेज थी। उसमें एक बच्चा दिख रहा था जो रोते हुए किसी को ढूंढ रहा था। फिर वही बच्चा दीवार में समा गया। बगल में एक और रिकॉर्डिंग थी, जहां एक महिला, शायद होटल स्टाफ, दीवार को देखती रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए खुद को आग लगा ली। उसके पीछे वही काली परछाई थी। त्रिपाठी बाबा ने होटल के हॉल में रखे एक बड़े दर्पण को देखा और कहा, आत्मा कभी दर्पण से नहीं झूठ बोलती। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन है असली और कौन छाया, तो उसे दर्पण में देखो। वो दर्पण विक्रम के सामने लाया गया। विक्रम दर्पण के सामने शांत खड़ा रहा, पर उसकी परछाई ने मुस्कुरा दिया और आंखों से खून बहने लगा। नीलिमा चीख उठी। वो समझ चुकी थी, जो विक्रम उनके साथ लौटा था वो सिर्फ शरीर था, आत्मा अब साया बन चुकी थी। त्रिपाठी बाबा ने होटल के तहखाने में एक पुरानी अग्नि नंत्री की संरचना देखी, जिसका उपयोग पुराने समय में साया विसर्जन अनुष्ठान के लिए किया जाता था। लेकिन इसे पूरा करने के लिए चाहिए थी 7 आत्माओं की स्वीकृति, जिनके शरीरों को साया ने इस्तेमाल किया था। अब तक सिर्फ विक्रम का शरीर मिला था, बाकी 6 आत्माएं अब भी गायब थी। नीलिमा ने पूछा, अगर हम बाकी 6 आत्माएं ना खोज पाए तो? बाबा बोले, तो फिर विक्रम के शरीर को यहीं छोड़ना होगा, उसके साथ साया को भी जलाना होगा। पर याद रखो, अगर साया पूरी तरह नष्ट न हो तो ये फिर किसी और के रूप में वापस आएगा, शायद तुम में से किसी के भी भीतर। नीलिमा और अश्विन एक दूसरे को देखने लगे और तभी दर्पण में नीलिमा की परछाई ने पलक झपक। होटल की उस ठंडी बासी हवा में जब दर्पण के भीतर नीलिमा की परछाई ने पलक झपकाई तो जैसे उस पल वक्त रुक गया। अश्विन ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, नीलिमा, क्या तुमने भी देखा? नीलिमा चुप थी। उसकी आंखें दर्पण पर टिकी थी, जैसे वो खुद से ही कुछ पूछ रही हो या शायद खुद से लड़ रही हो। त्रिपाठी बाबा आगे आए और बोले, दर्पण में आत्मा नहीं छुपती,
दर्पण सिर्फ दिखाता है कि कौन अब भी अपना है और कौन अब किसी और का बन चुका है। वो मंत्र पढ़ते हुए अपने झोले से एक काले धागे वाला तावीज निकालते हैं और नीलिमा के हाथ पर बांधते हैं। अगर ये धागा 3 बार हिला तो इसका मतलब है कि इसके भीतर साया प्रवेश कर चुका है। सबकी नज़र नीलिमा के हाथ पर थी। एक पल, फिर दूसरा। धागा पहली बार हिला। अश्विन की सांसें थमी, फिर दूसरी बार। नीलिमा ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तीसरी बार भी हिल गया तो? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हें इस शरीर में नहीं रहने दिया जा सकता। अंततः तीसरी बार धागा तेजी से कांपा और वहीं फट गया। एक झटके में कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गई, दर्पण टूट गया और नीलिमा के शरीर से एक तेज चीख निकल पड़ी, जो ना तो किसी इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। वो अब जमीन पर गिर पड़ी थी, आंखें सफ़ेद, शरीर कांपता हुआ। पर उसकी जुबान बोल रही थी, मैं वही हूं जो विक्रम के भीतर था, अब मैं इसकी रगों में बहता हूं। अश्विन भागकर उसके पास आया, पर त्रिपाठी बाबा ने रोक लिया। नहीं, अगर तुमने इसे छू लिया तो साया तुम्हें भी पकड़ सकता है। अब निर्णय लेना था, क्या नीलिमा को भी उसी यंत्र में बांधकर आत्मा को जलाना होगा? बाबा ने कहा, विक्रम की आत्मा अब आज़ाद है, लेकिन साया अब भी मानव खोल चाहता है। अगर हम इसे रोके नहीं तो अगला चेहरा कोई और होगा, शायद मैं या तुम। अचानक नींद जैसी स्थिति में पड़ी नीलिमा की आवाज आई, अश्विन, मुझे बाहर निकालो, मैं अब भी यहाँ हूँ। बाबा बोले, इसका मतलब आत्मा अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकली। हमें इसे दर्पण के पार की यात्रा पर भेजना होगा। बाबा ने एक अनुष्ठान शुरू किया। नीलिमा को दर्पण के टूटे टुकड़ों से घेरा गया और जलती हुई सुपारी, नींबू और मिट्टी का दीप जलाया गया। बाबा, नीलिमा अपनी चेतना को केंद्रित करो, दर्पण के उस पार जाओ और उस साए का असली चेहरा पहचानो। नीलिमा की आत्मा एक गहरे अंधेरे में उतरती है। वहां सिर्फ एक झरझरा घर है, जिसमें दरवाजे नहीं, बस खिड़कियां हैं। हर खिड़की से वही विक्रम की चीखें, हर कमरे में वही जलता हुआ होटल और हर कोने में एक चेहरा जो अब नीलिमा का लग रहा है, पर उसकी आंखों में कुछ और है। नीलिमा को वहां एक पुस्तक दिखती है, जिसके पन्नों में एक नाम बार बार लिखा है, नारोत्तम। त्रिपाठी बाबा इस नाम से परिचित थे। वो एक 150 साल पुराना तांत्रिक था, जिसकी आत्मा को कभी जलाया नहीं गया था, बल्कि उसने अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को बांट लिया था, अनेक शरीरों में रहने के लिए। नीलिमा उस यात्रा से लौटती है, उसकी आंखें लाल हैं, पर अब उसमें डर नहीं बल्कि जागृति है। वो बोलती है, अब मैं जानती हूं उसे कैसे हराना है। बाबा ने कहा, तुम अब सिर्फ नीलिमा नहीं रही, तुम अब बन गई हो साया भेदी, यानी वो जो साये को पहचान सके, उसे अपनी चेतना से बाहर निकाल सके। नीलिमा अब वो नहीं रही थी जो कभी भय से कांपती थी। अब उसके भीतर एक तेज था, जिसे त्रिपाठी बाबा ने नाम दिया साया भेदी, यानी वो जो साये को पहचान सके, उसे अपनी चेतना से बाहर निकाल सके। नीलिमा ने बाबा से पूछा, कौन था ये नारोत्तम और उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? बाबा ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला, जिसमें तांत्रिक ग्रंथ, राख और एक काले धागे में बंधा चित्र था। चित्र में एक लंबे बालों वाला भयानक चेहरा था। यही है नारोत्तम। 150 साल पहले बंगाल के एक गांव रामपुरहाट में एक तांत्रिक पैदा हुआ था, जो बचपन से ही मृत आत्माओं से बात करता था। उसका नाम था नारोत्तम साधक। कहते हैं उसने मृत्यु के बाद भी अपने अस्तित्व को मृत शरीरों में बांटना सीख लिया था। एक तंत्र विद्या जिसे अवशेष सन्निधि कहा जाता था, यानी उसका एक अंश हर उस आत्मा में रह गया जिसे उसने छूकर छोड़ा था, और उसका अंतिम लक्ष्य था आत्म तत्वों का सम्राट बनना। त्रिपाठी बाबा बताते हैं, साल 1997 में एक बार फिर उसका नाम सुना गया। उस समय भी एक होटल में आग लगी थी, जिसमें 5 लोग जलकर मरे थे। तो क्या वो घटना और विक्रम वाला हादसा जुड़ा हुआ है? हाँ, ये होटलें और घटनाएं उसकी वापसी की तैयारी है। नीलिमा को अचानक एक सपना आता है, एक विशाल सुनसान भवन जिस पर एक बोर्ड लटका है, आनंदपुरी रेस्ट हाउस, पूर्व बंगाल सीमा। उसे यकीन हो जाता है कि यही नारोत्तम का अगला ठिकाना है। नीलिमा, अश्विन और त्रिपाठी बाबा आनंदपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में कई बार गाड़ी रुकती है, अचानक टायर पंक्चर होता है, जीपीएस भटक जाता है और नीलिमा को एक बच्ची की रोती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। बाबा कहते हैं, ये भ्रम है, साया अब तुम्हें रोकना चाहता है। रात के 10:45 पर वो वहां पहुंचते हैं। हवाओं में बदबू, कमरों में राख, दीवारों पर संस्कृत में लिखी किसी तांत्रिक भाषा के मंत्र, और एक बड़ा सा कमरा जिसमें 7 शीशे लगे हैं, हर शीशे में एक अलग चेहरा।
बाबा कहते हैं ये नारोत्तम के 7 बटे हुए अवतार हैं। बाबा ने नीलिमा को एक गंगाजल भरा कलश पकड़ाया। हर शीशे के सामने जाकर इस जल का छींटा मारो, जिसमें भी साया है वो भड़क उठेगा। नीलिमा ऐसा करती है। छठे शीशे पर जब जल डाला गया, वो शीशा चीखा और उसके पीछे से विक्रम का चेहरा उभर आया, पर उसकी आंखें काली थी। नीलिमा रो पड़ी, वो अब भी यही है। बाबा ने एक विशेष यंत्र बनाया जिसमें 7 काले पत्थर और एक केंद्र बिंदु था। नीलिमा को यंत्र के मध्य बैठना था, जहां से वो अपने चेतन बल से नारोत्तम के उस हिस्से को खींचेगी। बाबा बोले, ध्यान रहे, यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो नारोत्तम तुम्हारे अंदर समा जाएगा। नीलिमा मंत्र पढ़ती है। कमरे की हवा कांपने लगती है। चारों ओर धुएं में नारोत्तम का चेहरा बनता है। वो गरजता है, तू कौन है जो मुझे रोक सके? मैं मृत्यु से भी ऊपर हूं। नीलिमा शांत स्वर में कहती है, तू शक्ति है, पर मैं तत्व हूं। वो दोनों हाथ फैलाकर विक्रम के हिस्से को केंद्र में खींचती है। बिजली सी चमक फैलती है। नीलिमा का शरीर कांपता है। उसकी आंखों से आंसू और खून दोनों बहने लगते हैं। तभी त्रिपाठी बाबा अंतिम मंत्र बोलते हैं, त्वं नाशाय नारोत्तम तत्वस्य पाशे गच्छ। एक जोरदार विस्फोट होता है। शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और एक लाल ज्वाला आसमान तक उठती है। नारोत्तम की आत्मा अब जल चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ती है। अश्विन उसे उठाता है। त्रिपाठी बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये अंत था, पर पूरी कथा का नहीं। नीलिमा को जब होश आता है तो वो एक पहाड़ी मंदिर के पास बैठी है। उसके पास एक पुजारी बैठा है, वही पुजारी जिसे उसने कभी सपने में देखा था। वो कहता है, अभी तो तुमने एक टुकड़ा हराया है, पर वो जो आत्मा बनकर युगों से भटक रही है, वो अब भी समय का इंतजार कर रही है। नीलिमा को होश आया तो सामने पहाड़ों की चोटियों पर हल्की धूप थी। उसकी हथेली में त्रिपाठी बाबा ने कुछ रखा था, एक जलता हुआ दीपक जो बुझता नहीं था। वो उठकर बैठी। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। त्रिपाठी बाबा बोले, नारोत्तम की आत्मा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसे तत्वों से अलग किया गया है। वो अब एक बार फिर रूप लेने की ताक में है। नीलिमा ने पूछा, पर अब उसे कहाँ बंद किया गया है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भीतर। अब नीलिमा मात्र एक साधारण इंसान नहीं रही, वो बन गई थी तत्व रक्षक। एक ऐसी आत्मा जो पंच तत्व की रक्षा करती है और दुष्ट आत्माओं को उनके तत्व से अलग कर उन्हें भटकने से रोकती है। बाबा ने उसे बताया कि हर 72 साल में एक तत्व रक्षक जन्म लेता है, जो बुराई के सबसे घातक स्वरूप को बिना युद्ध के शांत करता है। विक्रम की आत्मा अब भी एक सफ़ेद रेखा के रूप में नीलिमा के आसपास मंडरा रही थी, लेकिन अब वो डराने वाली नहीं, बल्कि संरक्षक बन गई थी। नीलिमा हर रात उससे बात करती, जैसे कोई आध्यात्मिक संवाद हो। विक्रम की आवाज़ अब उसे एक ही बात कहती थी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन त्रिपाठी बाबा ने नीलिमा को एक पुरानी गुफा में बुलाया। गुफा के भीतर एक चमकता हुआ पत्थर था, तत्वमणि। बाबा ने कहा, अगर ये मणि किसी गलत हाथों में गई तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब इसका भार तुम्हारे कंधों पर है। नीलिमा ने मणि को हाथ में लिया। उसका शरीर एकदम हल्का हो गया, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में एक चेतना गूंजने लगी, तुम अब साये से ऊपर उठ चुकी हो। 3 महीने बीत गए। एक दिन नीलिमा के पास एक अनजान नंबर से पत्र आता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कश्मीर की बर्फ में एक और तत्व दबा है। नीलिमा समझ चुकी थी कि यह अंत नहीं, शुरुआत थी। नीलिमा आप तत्व रक्षक संघ की प्रथम सदस्य बनी, एक ऐसी संस्था जो विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर दुनिया के रहस्यमयी सायों को समझने का काम करती थी। उसने अपने अनुभवों को गुप्त डायरी में दर्ज किया, जिसका नाम रखा साया ज्ञान। मैं अब डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि डर के पीछे सिर्फ एक भटका हुआ तत्व है, जिसे सिर्फ समझने की जरूरत है, भस्म करने की नहीं। दामोदर बीच की वो रात जिसने नीलिमा को बदल दिया, अब बस एक याद है, लेकिन एक चेतावनी की तरह। हर आत्मा बुरी नहीं होती और हर बुरा इंसान आत्मा बनकर शांति नहीं पाता।